हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के सभी स्टूडेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 2025 के वो इकोनॉमिक्स के वायरल एमसीक्यू टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे या फिर कराएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% आप लोग ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त इंग्लिश कोर में मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया था वो सारा क्वेश्चन डिट्टो टू डिट्टो जैक ने एकदम छपकर दे दिया था। तो हो सकता है इकोनॉमिक्स में ऐसा हो जाए, तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। और साथ में मेरे प्यारे प्यारे दोस्त एक काम जरूर करना, बता देना कि भाई फोकस अभी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही धाकड़ तरीके से कराया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी कराया जा रहा है। तो आइए मेरे दोस्त, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज और एक नए जोश के साथ। ठीक है, तो आओ समय को बर्बाद नहीं करेंगे, देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हिच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ ए टेक्नोलॉजी ऑफ ए प्रोडक्शन। यानी कि थोड़ा सा इसका हिंदी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी चयन से है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे क्या उत्पादन करे। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कितनी मात्रा में उत्पादन करे। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कैसे उत्पादन करे। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है किसके लिए उत्पादन करे। तो याद रखना, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी चयन से है। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे तो तुमको सीधे आंख बंद करके तुमको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पे तुमको टिक मार देना है, कैसे उत्पादन करें, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस याद रहेगा मेरे दोस्त। चलो आओ देख लेते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, यहाँ पर एक आप लोगों के लिए बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स का एग्जाम इंग्लिश में लिखने वाले हैं या फिर हिंदी में लिखने वाले, ठीक है, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स का एग्जाम हिंदी में लिखने वाले हैं या फिर इंग्लिश में लिखने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर एक बेनिफिट्स है कि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कराऊंगा और आप लोगों को क्वेश्चन में हिंदी लैंग्वेज में भी कराऊंगा। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, बस वीडियो को रेगुलर देखते जाना। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा हर एक वीडियो को देख कर जाना, क्योंकि क्या हुआ था ना कि इंग्लिश कोर में मैंने आपको जितना भी सारा क्वेश्चन को पढ़ा दिया था ऑलरेडी। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो टू डिट्टो जैक ने छप कर दे दिया था। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। पूछा ये गया है द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ ए मार्जिनल यूटिलिटी इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी मिनिमम। ठीक है, आओ देख लेते हैं इसका हिंदी मीनिंग। पूछा गया है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता मान डैश होता है। क्या होता है, याद रखना, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी कब होगी, जब सीमांत उपयोगिता मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ देख लेते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज, यानी कि पूछा जा रहा है सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है, तो कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु की ओर उत्तल। ठीक है, आओ देख लेते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सवाल है जनरली स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व इज, यानी कि पूछा जा रहा है सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है, तो कैसी होती है। तो कैसी होती है याद रखना मेरे दोस्त, कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आखिर क्या पूछा गया है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा नजर इधर हम लोग घुमा लेंगे। पूछा ये गया है द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज, कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया लेस देन 1। ठीक है, हिंदी मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछा गया है एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच डैश होती है, तो कैसी होती है, याद रखना क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि 1। चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप, मतलब पूछा निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। कौन से वक्र का आकार यू आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ ऑप्शन में क्या दिया है, औसत स्थिर लागत, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है औसत परिवर्तित लागत, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सीमांत लागत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है औसत लागत। तो याद रखना मेरे दोस्त, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत उत्पादन, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द मेजरमेंट ऑफ द रिटर्न्स टू स्केल इज प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर दिया है
उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा के पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पूछा गया है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल 1, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कब इक्वल होता है ये तुम्हें बताना है, यानी कि सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे का बराबर होती है जब कब होती है। तो याद रखना मेरे दोस्त, क्या याद रखना कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब क्या होता है सीमांत लागत और औसत लागत का मान इक्वल होता है। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा यह गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज पैरेलल टू द आउटपुट एक्सिस, यानी कि पूछा गया है इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल स्थिर लागत वक्र। अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है विच टाइप ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो तुमको बताना है कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है असंबंधित, ऑप्शन नंबर बी में दिया है घटिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समरूप, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विभेदीकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा गया है ये संपूर्ण न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि इस साल भी आप लोगों का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और लेकिन इसका आंसर मैं तुम लोग को इस वीडियो में करके नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जितने भी सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगला वीडियो में डिस्कस करूंगा। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर लेवल तक जाएंगे जिस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना और अगर तुम चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो और तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आखिर क्या पूछा गया है। पूछा ये गया है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लॉस का मान क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 में पूछा गया सवाल है इन शॉर्ट रन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सफर लॉस व्हेन, कहा गया है आपातकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होती है जब कब होती है जब एमआर क्या होता है दोस्तों लेस देन होता है किससे, लेस देन होता है किससे, एमसी से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन 13 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है इफ द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ ए गुड आर रिस्पेक्टिवली डी एंड एस देन द मार्केट इक्विलिब्रियम कैन बी शोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो चलिए आइए इसका हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा गया है यदि किसी वस्तु के बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः डी और एस है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, बाजार मांग और बाजार पूर्ति अगर संतुलन में है तो इनमें से कौन सी स्थिति से दर्शाया जा सकता है कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति जो है संतुलन में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 क्या पूछा गया है इन द सिचुएशन ऑफ ए एक्सेस ऑफ सप्लाई द टेंडेंसी ऑफ ए प्राइस ऑफ ए गुड इज। हिंदी मीनिंग थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में डैश होने की प्रवृत्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वृद्धि होगी यानी कि इंक्रीज होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया है इन सिचुएशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स द मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू। हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव डैश के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत परिवर्ती लागत। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसका हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, याद रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 16 पूछा गया सवाल है ड्यू टू मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस द सिचुएशन ऑफ डैश अराइज इन द मार्केट। हिंदी में थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेंगे। लिखा गया है उच्चतम निर्धारित कीमत में बाजार डैश की स्थिति उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेसिव सप्लाई, यानी कि अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्या उच्च निर्धारित कीमत में बाजार में स्थिति में उत्पत्ति होगी। ठीक है, यानी कि चेंजेस आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ति अधिक्य।
अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फर्म इन मोनोपोली, यानी कि हिंदी में देखेंगे एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही होती है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को पूछा गया है, ए मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल, लिखा गया है यहाँ पर एक एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है, एक एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीमत और उत्पादन दोनों। तो अगला सवाल को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली 2 फर्म्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं, जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्मों हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विअधिकार, यानी कि क्या कहते हैं, ड्यूओपोली। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को क्या पूछा गया है, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ए कार्टेल इज पॉसिबल, हिंदी में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कार्टेल निर्माण किस प्रक्रिया की बाजार संरचना से संभव है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इंग्लिश में इसका राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चलो तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के बुक के ऑथर के नाम क्या है, तो जे.एम. किन्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीडीपी और एनडीपी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, यानी कि जीडीपी और एनडीपी के बीच क्या संबंध है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन। चलिए इसका हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, हिंदी में आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि वेट इज एन इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड। ठीक है, जो दोस्तों कौन से वस्तु के लिए मध्यवर्ती वस्तु है आपको यहाँ पर बताना है कि यानी कि एक चीज से 3 चीज बन सकता है। तो यहाँ पर जो मैदा होता है मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु जैसे हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मैदा। ठीक है, तो मैदा किससे, चपाटी, मैदा से चपाटी भी बनता है, बिस्कुट भी बनता है और ब्रेड भी बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि द इंक्लूड ऑफ द वैल्यू गुड फॉर द सर्विस मोर देन 1 टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसका हिंदी में मतलब निकलता है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, क्या कहलाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 24 का, यहाँ पर क्या 24 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डबल काउंटिंग। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, दोहरी गणना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि येट इन इंटरमीडिएट गुड इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया दोस्तों, रिपीट कर गया है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है, इसका हिंदी में मतलब ये निकलता है कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। जस्ट अभी आपको बताना है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या यहाँ पर क्या पूछ रहा था, फंक्शन ऑफ मनी इज, द फंक्शन ऑफ मनी क्या कार्य है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 27 को। क्वेश्चन 27 हमसे यहाँ पर पूछ रहेगा हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब निकलता है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों, किसने कहा था यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हार्टल वेदर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका हिंदी में मतलब निकलता है कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। देखिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर सभी बंदे को, सभी एक एक जन को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फटाफट से आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, 28 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर कैन बी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। चलिए इसका हम लोग हिंदी में मतलब समझते हैं। तो हिंदी में मतलब इसका क्या है कि निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति से कमी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी। ठीक है, कि बैंक दर में
कमी, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, आरबीआई के द्वारा प्रतिपूर्ति का कार्य। ठीक है, यहाँ पर क्या हो दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर रट लो, आप लोग का 100 एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लिख के देता हूँ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 30 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है कि द ऑटोमोनियस कंजप्शन इन द कंजप्शन फंक्शन इक्वल टू 100 प्लस, ठीक है, 0.5y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपको यहाँ पर बताना। 30 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल 100। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 30 का 30 ऐसे टॉप वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए इकोनॉमिक्स के, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों के लिए और भी वीडियो अपलोड होगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत, भारत माता की जय।